स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में शुरुआत किया था कंसंट्रेशन के टर्म्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मोलरता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलैरिटी। इसकी डिफिनीशन देखेंगे हम, बहुत ही इजी सी डिफिनीशन है। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है बच्चों विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। जो डेफिनेशन है हमारी, इजी सा फॉर्मूला उसी से बना है। अब मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो इसको हम अगर ओपन करके लिखें इस फॉर्मूले को, इस यहाँ मोलों की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो ये क्या निकला है, विलय के मोलों की संख्या इंटू विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ओके, हो गया आपका ये मोलरता। अब मैंने कल आपको बताया था कि जिस कंसंट्रेशन टर्म में आपका वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे जो मोलरता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप लोग कमेंट करिए, अगर आंसर नहीं आता तो कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताऊँगी। अब इसमें जो मोलरता होती है बच्चों, उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। और जो आपकी मोलरता होती है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये मोलरता है ना, मतलब ये घर का एक बड़ा बच्चा है। और ये मोलरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी, ये एक घर का तोतला बच्चा है। ठीक है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जब मतलब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो तो कि कौन सा कैपिटल एम कौन सा स्मॉल एम। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो घर का बड़ा बच्चा है यानी कि कैपिटल एम क्या, मोलैरिटी, और स्मॉल एम क्या, मोलैरिटी, ये घर का छोटा तोतला बच्चा है। ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद करने के लिए। तो अब हम मोलरता की डिफिनीशन देखते हैं बच्चों। विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलय के मोलों की संख्या, विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। चलिए तो फटाफट से देखिए हम मोलरता यानी कि मोलैरिटी की फॉर्मूला क्या होती है। जो विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार और इनको विलायक का भार, इसमें किलोग्राम। बच्चों आपको ये जो मोलरता होती है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। वहाँ पर बताना एक्चुअली भूल गई थी बच्चों। तो और यहाँ पर आपकी जो मोलरता है मोलैरिटी, उसकी यूनिट होती है बच्चों मोल पर किलोग्राम। अब हमारा अगला टर्म है बच्चों नॉर्मलता, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। इसकी डिफिनीशन होती है विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या, जैसे कि आपकी डिफिनीशन कह रही है विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। चलिए तो देखते हैं हम क्या नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था। नॉर्मलता के बच्चों डिफिनीशन में पढ़ा था हमने कि विलयन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला बना था हमारा बच्चों, जो बना था विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो विलय के तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर हमारा होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो हम इसको ओपन करके फॉर्मूला में डालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था नॉर्मलता का, क्या था, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब हम इसको ओपन करके लिखना है, तो नॉर्मलता बराबर आ जाएगा विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। अगर बच्चों आपको तुल्यांकी भार निकालने में या तुल्यांकी संख्या निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूँगी तुल्यांकी भार निकालने पर। ओके, इसका यूनिट बच्चों
बच्चों होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। अब हम देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को यानी कि मोल फ्रैक्शन, इसकी डिफिनीशन क्या है बच्चों? इसकी डिफिनीशन है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। यानी कि जो विलयन होता है हमारा बच्चों, वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, तो उसमें विलय और विलायक से मिलकर हमारा विलयन बना होता है। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के उपस्थित उसके सभी घटकों यानी कि विलय और विलायक दोनों उसकी मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? देखो बच्चों, जो भी आपकी मैंने डिफिनीशन बताई है, जो फॉर्मूला है उस डिफिनीशन पे ही बेस्ड है। ये जो हमारा मोल प्रभाज है, इसका भी जो फॉर्मूला बनेगा इसकी डिफिनीशन के ही बेसिस पर बनेगा। कैसे? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। मान लो हमने ले लिया कोई घटक, मान लो हमने विलय ले लिया, ठीक है, यानी कि विलय हमने लिया यानी कि Na, नहीं हम विलय को मानते हैं Nb और विलायक को मानेंगे N, इसलिए तो हम उसको फॉर्मूला के फॉर्म में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मोल प्रभाज का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा विलयन होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। जो हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं उसमें हम विलय के मोलों की संख्या को Nb से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और विलायक के मोलों की संख्या को हम Na से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जो हमारा मोल प्रभाज होता है उसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं या काई से प्रदर्शित करते हैं। हमने जैसा कि बच्चों डिफिनीशन में पढ़ा, क्या पढ़ा था? क्या थी डिफिनीशन? कि विलयन में उपस्थित जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है उसका मोल प्रभाज, उसके मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन के उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटक क्या है? विलय और विलायक ही तो है। विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? विलायक के मोलों की संख्या यानी कि Na बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। जो आपका बच्चों इसमें जब आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल करोगे, तो उसके आंसर आने के बाद अगर आपको चेक करना है कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं, जब आपको इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे तो उसमें आपको विलय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज दोनों को अलग से निकालना होगा। अगर आपको चेक करना है कि जो हमारा विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज आया है वो सही है या नहीं, तो ये जो हमारा विलय का मोल प्रभाज आया हो और जो विलायक का मोल प्रभाज आया हो उनको अगर हम सम करेंगे तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। अगर वो 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही होगा, और अगर 1 के बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब कि वो गलत होगा। अब बच्चों हमने सारी डिफिनीशन, सारे फॉर्मूले कवर किए इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी डिफिनीशन हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उनके बेसिस पर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके बच्चों, आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।